Hello students, as you know that we are learning about a very important lesson known as photosynthesis in higher plants. And in last session we just completed the basic ultrastructure of chloroplast. And you know that chloroplast is the basic site of photosynthesis. Chloroplast is a double membrane structure and it having presence of granum and granum having presence of thylakoids. और ये जो thylakoids होते हैं इनके जो मेम्ब्रेन होते हैं उनके ऊपर पिगमेंट्स का प्रेजेंस होता है और ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये पिगमेंट्स लाइट का एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। आज हमें उन पिगमेंट्स का आइसोलेशन किस तरीके से किया जाता है और पिगमेंट्स के कौन से टाइप्स हैं इनके बारे में आज हमें बेसिक इंफॉर्मेशन गेन करना है। सबसे पहले हम लर्न करते हैं कि पिगमेंट का आइसोलेशन किस तरीके से किया जाता है और पिगमेंट के आइसोलेशन के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब ये टेक्निक किस तरीके से अप्लाई किया जाता है ये हम लर्न करते हैं। सबसे पहले देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम वेटमैन फिल्टर पेपर कहते हैं, जिसके ऊपर पोर्स होते हैं उसको हम फिल्टर पेपर कहते हैं, स्मॉल पोर्स। और क्रोमेटोग्राफी का जो मतलब है वो है कि सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स या फिर on the basis of their molecular sizes या फिर on the basis of their solubilities in organic solvents। मतलब जब हम पिगमेंट्स का आइसोलेशन करेंगे तो पिगमेंट्स का जो आइसोलेशन होगा वो सोल्युबिलिटी के हिसाब से होगा कि उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर कौन सा पिगमेंट ज्यादा सोल्यूबल है, कौन सा पिगमेंट कम सोल्यूबल है, और उसके हिसाब से उनके अंदर क्या होगी, एक मूवमेंट होगी और उस मूवमेंट के हिसाब से उनका क्या होगा, पेपर के ऊपर सेपरेशन होगा। जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को यूज करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे कि आप एसीटोन का इस्तेमाल कर सकते हो। एसीटोन का अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप फिर वाटर का, मिथेनॉल का मिक्सचर भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्लास का जार लेना होगा। ग्लास के जार के अंदर यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का प्रेजेंस होता है और यहाँ पे एक फिल्टर पेपर लिया जाता है। मैंने यहाँ पे एक रफ स्केच डिजाइन किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो लीफ होता है, ग्रीन प्लांट का जो लीफ होता है, उस लीफ को आपको क्या करना है, उसका जो एक्सट्रैक्ट रहता है उसको आपको वहां पे आइसोलेट करना है और उस एक्सट्रैक्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका स्पॉटिंग करना है। स्पॉटिंग करने के बाद क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा और फिर इस स्पॉट के अंदर जितने भी अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स है, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, पिगमेंट्स होंगे, तो वो पिगमेंट्स क्या होंगे, रन होना शुरू होंगे। जैसे जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में धीरे धीरे क्या होना, मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे उसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स है वो भी सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसका बेस क्या है, सोल्युबिलिटी। अब जिसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम है वो सबसे नीचे रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरोफिल बी है, तो क्लोरोफिल बी की जो सोल्युबिलिटी है वो कम है। उसके बाद क्लोरोफिल ए की सोल्युबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो उसके अंदर मूवमेंट थोड़ी ज्यादा है। फिर ज़ैंथोफिल का प्रेजेंस आता है यहाँ पे आप देख सकते हो ज़ैंथोफिल का स्पॉट है। ज़ैंथोफिल का जो मूवमेंट है वो क्लोरोफिल ए से भी ज्यादा है क्योंकि उसकी सोल्युबिलिटी क्लोरोफिल ए से ज्यादा है। और कैरोटीन्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट सबसे ज्यादा है क्योंकि उनकी सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक in which you can separate different types of compounds on the basis of molecular structures या फिर molecular sizes या फिर सबसे important बात आएगी molecular solubilities। मतलब उस organic solvent के अंदर उस molecule की solubility कितनी है। solubility जो होती है वो structure के हिसाब से या size के हिसाब से determine हो सकती है। इसका मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो मेन थीम होगा वो सोल्युबिलिटी ही होगा। सोल्युबिलिटी के हिसाब से ही उनकी वहां पे सेपरेशन हो सकती है और फिर जब ये सारे पिगमेंट सेपरेट हो जाते हैं तो फिर हम उनके अलग अलग कलर देख सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो टेक्निक है ये पिगमेंट के आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है सोल्युबिलिटी के हिसाब से। जब पिगमेंट्स सेपरेट हो जाएंगे तो उसका जब हम एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस के बाद ये पता चलता है कि पिगमेंट्स जो होते हैं वो तीन अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो टाइप है पिगमेंट का वो होगा क्लोरोफिल्स, सेकंड वन जो टाइप है वो है कैरोटिनॉइड्स और तीसरा जो टाइप है वो है फाइकोबिलिन्स। लेकिन फाइकोबिलिन्स का यहाँ पे कोई प्रेजेंस आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये हायर प्लांट्स में नहीं होते।
ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर और रेड एल्गी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये लोअर कैटेगरी के पिगमेंट से, मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इनको देख सकते हैं। आपको मेनली हायर प्लांट्स के हिसाब से इनको और इनको ही ध्यान में रखना है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल क्या है? तो एक ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं और ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर वो क्या होते हैं? इजीली सोल्यूबल होते हैं। क्लोरोफिल्स जो होते हैं उनके अलग अलग टाइप्स है, जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, डी है, ई है, जिसमें से क्लोरोफिल ए सबसे मेन है, जिसका जो कलर है वो ब्लू ग्रीन है, और क्लोरोफिल बी जो है उसका जो कलर है वो येलो ग्रीन है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg, और क्लोरोफिल बी का क्या है? C55H70O6N4Mg। लेकिन क्लोरोफिल ए इज नोन एज रिएक्शन सेंटर। इट इज द एसेंशियल पिगमेंट बिकॉज इट कैन एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर, एंड दीज ऑल आर एक्सेसरी पिगमेंट्स। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये लाइट को ट्रैप करते हैं, और वो जो एनर्जी उन्होंने ट्रैप की है वो सारी क्लोरोफिल ए को वो ट्रांसमिट करते हैं। फिर दूसरा जो टाइप है पिगमेंट्स का, उनको हम कहेंगे कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स की जो रेंज है कलर की, वो येलो से लेकर येलो ऑरेंज तक है, और ये भी वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये क्या है? इजीली सोल्यूबल है। इनके दो टाइप्स हैं, एक है कैरोटीन्स, दूसरे है ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन्स का जो जनरल कलर है वो ऑरेंज है, मतलब हम उनको येलो ऑरेंज तक भी कह सकते हैं, उनको ऑरेंज भी कह सकते हैं, येलो ऑरेंज भी कह सकते हैं। तो ये होते हैं कैरोटीन्स। कैरोटीन्स का जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C40H56, इनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। Xanthophylls having molecular formula as C40H56O2. These xanthophylls are known as oxygenated hydrocarbons. They have in presence of yellow color. तो ये दो कैटेगरी के जो पिगमेंट्स होते हैं ये प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इन सब में देखिए, क्लोरोफिल ए ही सबसे इसेंशियल है, क्लोरोफिल बी और ये सारे कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स, ये सारे क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट्स है। क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी पिगमेंट्स थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन के पास होते हैं वो सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स? एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं? लाइट को ट्रैप करते हैं, और जितनी भी एनर्जी उन्होंने ट्रैप की है वो सारी वो क्लोरोफिल ए को ट्रांसमिट करते हैं। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि फाइकोबिलिन्स जो है वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर, रेड एल्गी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उनके दो टाइप है, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन। ये ब्लू होते हैं कलर में और ये रेड होते हैं, लेकिन ये हायर प्लांट्स में नहीं होते। ये दो आपको बेसिकली ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे आपका पिगमेंट का आइसोलेशन का जो टेक्निक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसका जो कंसेप्ट है, मॉलिक्यूलर सोल्युबिलिटी के हिसाब से मॉलिक्यूल का जैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे उसकी टोपोलॉजी होगी, जैसे उसकी सोल्युबिलिटी होगी, उस हिसाब से उनका क्या हो जाता है? फिल्टर पेपर के ऊपर सेपरेशन हो जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं हम, और यहाँ पे ये लिफ का क्या रहेगा? एक्सट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि लिफ के अंदर ही पिगमेंट्स का क्या होता है? प्रेजेंस होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है पिगमेंट से रिलेटेड, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे हमारा पिगमेंट का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। पिगमेंट का जो रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिगमेंट लाइट को ट्रैप कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं, एक है ग्रैनम, दूसरे है स्ट्रोमा। ग्रैनम क्या है? तो लाइट रिएक्शन की साइट है, और स्ट्रोमा क्या है? तो डार्क रिएक्शन की साइट है। तो जब तक ग्रैनम के अंदर पिगमेंट्स लाइट को ट्रैप नहीं करेंगे तब तक एटीपी का NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता, जिसको हम एसिमुलेटरी पावर कहते हैं। और जब तक ये पावर नहीं बनती तब तक ग्लूकोज नहीं बनता डार्क रिएक्शन में, मतलब स्ट्रोमा के अंदर। तो आगे जाके हमें इन पॉइंट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना ही है। और नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा वो होगा रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर क्यों कहा जाता है? लाइट रिएक्शन का इंट्रोडक्शन, पिगमेंट जो अलग अलग टाइप का एब्जॉर्प्शन शो करते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे। अब तक का जो पार्ट है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन, उसकी बेसिक डेफिनेशन, उसके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग विथ फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आपने ज़रूर वो वीडियोस देखे होंगे मेरे, उसके अंदर मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे वीडियो के अंदर मैंने आपको वो पूरा अर्ली एक्सपेरिमेंट का पार्ट वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, और तीसरे वीडियो के अंदर मैंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करके आपको दिया है। अब यहाँ पे जो है ये पिगमेंट्स का एक बेसिक पार्ट है। नीट सिलेबस के हिसाब से या CET के सिलेबस के हिसाब से या अलग अलग हम सिलेबस की अगर बात करते हैं अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से,
तो पिगमेंट्स के ऊपर ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि पेपर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो होता है उसका बेस क्या है, तो मॉलिक्यूलर सोलिबिलिटी के हिसाब से ही पिगमेंट्स का क्या होता है फिल्टर पेपर के ऊपर सेपरेशन होता है। और इसमें क्लोरोफिल ए जो है वो इसेंशियल पिगमेंट है, बाकी के पूरे क्या है एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमारा पिगमेंट का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।